Hello everybody. In this video we are going to discuss about an important concept from tort law. Law of torts, tort law, one and the same thing. But yes, there is also a difference of opinion behind these two definitions that we have for torts. Actually, हम इस पे भी बात कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन दैट इज नो फॉल्ट लाइबिलिटी. अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स और टॉर्ट लॉ में बेसिकली टॉर्ट्स और टॉर्ट सिंगुलर प्लूरल का फर्क है. सो देवर टू फिलोसफर्स, विनफील्ड एंड सैलमन. तो विनफील्ड के हिसाब से वी हैव टॉर्ट एंड सैलमन के हिसाब से वी हैव टॉर्ट्स. ये दो फिलोसोफर्स ने इन डेफिनेशंस को प्रोपाउंड किया था. विनफील्ड के हिसाब से टॉर्ट इज एक्चुअली अ ब्रॉडर कंसेप्ट and it covers many all the wrongful acts that are giving rise to a damage and yes, giving rise to a liability on the part of defendants, and they are liable to compensate the plaintiffs. Whereas Salmond has specifically classified different kinds of torts. That's why he has used the word as torts and Winfield has used it as tort. Moving ahead with the concept of our discussion in this video, that is no fault liability. अब no fault liability क्या है? Fault liability का मतलब है बेसिकली fault based liability. अगर आपका fault है, आपका कोई मिस्टेक है जिसके वजह से डिफेंडेंट गेट्स plaintiff gets damage and defendant has to compensate for that. इसके अलावा टॉर्ट लॉ ये भी कवर करता है कि कुछ लाइबिलिटीज जो विदाउट फॉल्ट डिफेंडेंट हैज टू पे. डिफेंडेंट को विदाउट हिज ओन फॉल्ट ऑल्सो ही हैज टू कंपनसेट फॉर सर्टन wrongful acts because of the amount of damage being caused. तो इसे क्या कहते हैं? No fault liability. A person is charged for some wrongful act which is not by his fault. He shall be liable for compensation that shall be irrespective of presence of any negligence from his part. अगर उसके पर्सनली नेग्लिजेंस नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द defendant, still he is liable for compensation, is known as the concept of no fault liability. आगे चलते हैं. strict liability सबसे पहला डिवीजन है no fault liability का. strict liability और सेकंड है absolute liability. तो ये दो एस्पेक्ट्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग शॉर्ट में समझने वाले हैं. strict liability is a kind of liability under which a person is legally responsible for the consequences that are flowing from an activity, even in the absence of fault or criminal intent on the part of the defendant. That means यहाँ पे fault, negligence, intent, criminal intent ये सब की ज़रूरत नहीं है. इस liability में person is legally responsible simply अगर वो damage is a consequence that is flowing directly from an activity on his part. Suppose इसके लिए सबसे फेमस केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो वी विल बी एबल टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. इसमें देयर वर टू नेबर्स आउट ऑफ विच फ्लेचर के लैंड पे रिजर्वॉयर्स थे. तो वहां का जो पानी है वो पानी रिलायंस के माइंस में चला जाता है. सो दिस इज व्हाट इज द रीजन. फ्लेचर ने डायरेक्टली कुछ नहीं किया होता है जिस वजह से सारा पानी रिजर्वॉयर में से रिलायंस के लैंड में जाए. ही डज नॉट डू इट ऑन हिज पार्ट ड्यू एज ऑफ अ क्रिमिनल इंटेंट, या फिर कोई पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लिए हैं फ्लेचर ने ये सब करने के लिए. बट स्टिल ही इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज. तो जो भी रिलायंस को डैमेज हुआ था उसे फ्लेचर को कंपेंसेट करना पड़ा था. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी फैक्ट्स के, बट जस्ट जो लीगली आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल 1868 में रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने.
आगे चलेंगे तो कुछ एसेंशियल्स हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के. फर्स्ट इज देयर मस्ट बी सर्टेन डेंजरस थिंग्स on your land or any of your machinery or anything which is dangerous, inherently dangerous in nature. Second, if that thing escapes from your land, जैसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में फ्लेचर के लैंड से जो रिजर्वॉयर में जो पानी था दैट एस्केप्स टू द लैंड ऑफ रिलायंस. एंड द थर्ड एसेंशियल इज दैट नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. अभी रिलायंस फ्लेचर के लैंड में जो रिजर्वॉयर था दैट कम्स अंडर द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. रिजर्वॉयर उसने आर्टिफिशियली खुद बनाया था, उसके ओन बेनिफिट के लिए बनाया था, दैट कम्स अंडर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. तो ये 3 बेसिक एसेंशियल्स है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के लिए. अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसका एक फीचर ये है दैट उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं या फिर वी कैन से ये कुछ डिफेंसेस हैं दैट आर अवेलेबल टू द डिफेंडेंट व्हेन ही इज चार्ज फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. अब वो एक्सेप्शंस क्या है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एक्सेप्शंस. पहला, एक्ट ऑफ गॉड. अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड इन द सेंस कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी है जिसके वजह से कुछ हो जाता है दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, दैट इज नॉट फोर्सिएबल बाय द डिफेंडेंट, तो उसके लिए लाइबिलिटी डिफेंडेंट को चार्ज नहीं की जाएगी अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. सेकेंड इज, अगर कोई एक्ट होता है ड्यू टू प्लेंटिफ्स फॉल्ट, मतलब प्लेंटिफ की गलती की वजह से अगर कुछ डिफेंडेंट के लैंड पे है या कुछ भी है वो होता है तो फिर प्लेंटिफ उस चीज के लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता. थर्ड इज इफ इट इज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. अब जैसे हमने रिलायंस और फ्लेचर्स का केस देखा, रिलायंस और फ्लेचर दोनों के लैंड्स पे एक माइंस और रिजर्वॉयर्स हैं. अगर ऐसा होता कि वो रिजर्वॉयर से रिलायंस भी कुछ बेनिफिट ले रहा होता तो वो होता म्यूचुअल बेनिफिट, तो फिर रिलायंस फ्लेचर को डैमेजेस के लिए सू नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज कैरीड आउट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ. फोर्थ इज एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो थर्ड पार्टी या किसी स्ट्रेंजर ने की है जिससे डिफेंडेंट का कोई लेना देना नहीं है, डिफेंडेंट इज नॉट अवेयर अबाउट दैट, स्टिल वो हुई उसके लैंड पे है लेकिन उसमें डिफेंडेंट का एज सच कोई रोल नहीं है, इट इज सोली ड्यू टू द थर्ड पार्टी और कोई कनेक्शन नहीं है, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द डिफेंसेस टू strict liability. And last is if there is some act on the part of a statutory authority तो भी ये डिफेंस क्लेम किया जा सकता है. सो इन ऑल देयर आर 5 डिफेंसेस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल एंड डेवलप्ड इन इंडिया, दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को आप सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखें, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसमें से अगर हम लोग एक्सेप्शंस को निकाल दें तो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. Strict liability minus all the exceptions that we have just discussed in the previous slide, that is equivalent to absolute liability. Absolute liability का क्या मतलब है? Absolutely आप liable हैं, कोई भी defenses या excuses माने नहीं जाएंगे. This was developed in India in the case of MC Mehta versus Union of India in the year 1987. और इस केस में जो एंटरप्राइजेस हैं उनके बारे में चीफली कहा गया था कि अगर वो कोई हजार्डस एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं जो इनहेरेंटली इतने हजार्डस हैं जो जरा सा भी नेग्लिजेंस होने पर काफी डैमेज और हार्म क्रिएट कर सकते हैं लोगों को, आसपास के नेबरहुड को, एनवायरनमेंट को, तो फिर वो एंटरप्राइजेस को एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के लिए बुक किया जाएगा एंड दे वोंट बी excused for any of the defenses. These activities should be carried out for their private profit, तो उसकी liability भी उन्हें ही उठानी होगी, that is, and they are having the social responsibility moreover to compensate. And the enterprise alone has the resources to discover and guard against such hazards and dangers. Obviously, the resources are also resting with the enterprises alone, so they are going to carry the liability for in and outs of whatever happens relating to the hazardous activities and also the dangers. भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो केस है दैट इज यूनियन कार्बाइड केस, उस केस में ही ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ था इंडिया में. एंड जो भोपाल गैस ट्रेजेडी होने पर जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस लीक हुआ था उसके वजह से
काफ़ी लोगों की जाने गई थी, काफ़ी लोगों को हेल्थ वाइज डैमेज हुआ था, जेनेटिकली भी आज भी कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं. सो फॉर दैट द यूनियन कार्बाइड company was held solely and absolutely liable and is still paying compensation to people who are affected, the victims of that particular gas leak. So इसमें simple principle courts ने कहा था that the larger and the more prospectus the enterprise, the greater must the amount of compensation that is payable by it for the harm caused must be. So इसमें एक directly proportional होना चाहिए. The larger the enterprise, the more the amount of compensation for the damage caused. क्योंकि जितना बड़ा enterprise है उतने ज़्यादा profits भी हैं and उतनी ज़्यादा उनकी social responsibility भी है. That's it for today's discussion. Before I leave from this short discussion on strict and absolute liability, let me tell you about ixamBee a bit, that we are currently running courses for various government exams. आउट ऑफ दैट RBI ग्रेड B एंड SEBI ग्रेड A के लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. दैट इज फ्रॉम 28th August फॉर SEBI एंड RBI ग्रेड B 30th August. We are starting with new batches. Also there are pretty discounts available on all the courses that we have at ixamBee. So for more details you may visit our website, that is www.ixamBee.com. You can call on this number, and also don't forget to subscribe our YouTube channel. And also I would like to tell you about the legal faculty that we have for teaching various subjects at ixamBee. Every Saturday we are available live for dealing with doubts, and also on small topics we are होल्डिंग डिस्कशंस. अगर आपको और कोई भी वीडियोस चाहिए या कोई कंसेप्ट्स हैं फ्रॉम एनी सब्जेक्ट इन लॉ, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हम इन टॉपिक्स पे वीडियोस और लाइव सेशंस लेकर आए इन द फ्यूचर. दैट्स इट. गो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and stay tuned for more updates relating to government exams at ixamBee as we make it easy over here. Thank you.